गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने संगम डायनेस्टी, संगमा वंश का किया था। आज हम लोग बाकी के सालुआ, तालुआ और अरविदियों के बारे में पढ़ेंगे। 1486 ईस्वी में नरसिंह तालु ने अपने स्वामी की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था और एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम सालु वंश के नाम से जानते हैं। लेकिन शासन की वास्तविक वागडोर इसके मंत्री और सेनानायक नर्स नायक के नाम के अधीन था। यानी कि शासन की वास्तविक शक्ति नरसा नायक, जो उसका विश्वास पात्र सेनापति और मंत्री दोनों के पद पर विराजमान था, उसने संभाल रखा था। यानी प्रशासन का वास्तविक उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व नरसा नायक के अधीन था। नरस नायक या नरसा नायक ने जब वागडोर संभाल रही थी, उसी वक्त नरसिंह सालु जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। अतः उसके पुत्र इम्माड़ी नरसिंह या उम्माड़ी नरसिंह, दोनों एक ही नाम है, उच्चारण का सिर्फ अंतर है, उसको सिंहासन पर बैठाया और स्वयं रीजेंट बनकर, यानी कि उसके संरक्षक बनकर के शासन का कार्य चलाने लगा। सालुआ वंश के अधीन अब कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया गया, लेकिन विजय प्राप्त करने का श्रेय और किसी को नहीं, नरस नायक को ही जाता है। और इसने बीदर के काबिन बरीद के साथ मिलकर के रायचूर दोआब में अनेकों किलों पर विजय प्राप्त किया। फिर उसने बीजापुर, बीदर पर विजय अभियान किया। फिर दक्षिण की ओर भी उसने कई विजय अभियान किए, जिसमें प्रमुख थे चोलों के विरुद्ध, पांड्यों के विरुद्ध जो तमिल क्षेत्र में थे, और चेर जो केरला के, आधुनिक केरला के क्षेत्र में, वहां पर उसने विजय अभियान किया। इन अभियानों के द्वारा उन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त किया और उन्हें अपनी प्रभुसत्ता मानने पर विवश किया। परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात 1505 ईस्वी के आसपास नरसिंह नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने उस गद्दी पर बैठे हुए राजा की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और उसके गद्दी पर बैठते हैं उसने एक नए वंश की स्थापना की। वो नया वंश 1505 ईस्वी में स्थापित हुआ और इसका नाम हुआ तालुआ वंश या तालु वंश का नाम से जाना गया। वीर नरसिंह लगभग 5 से 6 वर्ष तक शासन किया। इस काल में उसने यूसुफ आदिल खां, जो अडानी के शासनाध्यक्ष था, जो अडानी क्षेत्र का प्रमुख था, उस पर विजय पाया। फिर उम्मत्तूर और सेरिंगपट्टम की ओर भी उसने विजय अभियान किया और गोवा के क्षेत्र में भी उसने सैनिक अभियान किया। लेकिन मात्र 5 से 6 साल के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय की गणना
भारत के महत्वपूर्ण राजाओं में की जाती है और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा, सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में राजा कृष्णदेव की गणना की जाती है। इसके समय में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि चारों ओर शक्तिशाली हो रहे राज्यों का बोलबाला था और वे सारे के सारे विजयनगर साम्राज्य के विरोधी थे। अगर नाम लिया जाए, उम्मत्तूर का जो शासक था वो विजयनगर के प्रति बुरी दृष्टि रखता था और बुरी निगाह के कारण वह विजयनगर पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। उत्तर में उड़ीसा के क्षेत्र में प्रताप रुद्रदेव जो एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपने को आपको स्थापित कर रखे थे, वो भी अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहा था और उसने मध्य और पूर्वी भाग यानी पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा चुका था। बहमनी शासक विशेष रूप से बीजापुर के अंतर्गत में आदिल शाही जो शासक थे बीजापुर के अंतर्गत में, उन्होंने भी अपनी शक्ति में काफी वृद्धि करके विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। पुर्तगाल से आए हुए व्यापारी भी अब शक्तिशाली हो गए थे और ये पुर्तगाली पश्चिमी तट पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। वो पूर्वी तट पर भी आकर के अपना वाणिज्य और व्यापार फैलाने के लिए प्रयासरत थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन चारों ओर से एक तरह से शत्रुओं के व्यवहार करने वाले राज्य का बोलबाला था। अब ऐसी परिस्थिति में एक एक करके उसने अभियान किया और पश्चिम में उसकी सीमा दक्षिणी कोंकण क्षेत्र तक पहुंच गई, पूर्व में विजयपट्टनम तक, दक्षिण में प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक के क्षेत्र पर उसने अपना विजय अभियान किया और इस तरह उसने एक विशाल विजयनगर साम्राज्य के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क जो पुर्तगाली गवर्नर था इसके दरबार में आया और उसने भटकल के दुर्ग के निर्माण के लिए इस राजा से यानी जो राजा कृष्णदेव राय से इजाजत मांगी और कृष्णदेव राय ने उसे इजाजत भी दे दी। लेकिन इसी साल इसने मोहम्मद शाह जो बीदर का शासक था, बहमनी सुल्तान था, उसको उसने बुरी तरह पराजित किया 1510 ईस्वी में ही और इस तरह दक्कन और दक्षिण के क्षेत्रों में विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा और इसके नेतृत्वकर्ता और कोई नहीं राजा कृष्णदेव राय थे। लेकिन राजा कृष्णदेव राय के शासन के अंतिम वर्षों में यानी कि इन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ मदुरा के राज प्रतिनिधि के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसी तरह केंद्रीय खंड के प्रतिनिधि के द्वारा भी विद्रोह कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इसने अपने राज्य को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित किया। इसके राज्य के अन्य क्रियाकलापों के बारे में हम देखते हैं कि यह एक ऐसा राजा था जो जन कल्याण के बारे में सोचता था। उसने सिंचाई के प्रबंध के लिए नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया। इसके अलावा जंगली भूमि यानी जंगल के क्षेत्र को और बंजर भूमि को भी उसने कृषि भूमि में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास किया। उसने जनता पर रीजनेबल टैक्स लगाया, बहुत से टैक्सों को इसने हटा दिया। एक सामाजिक टैक्स लगता था विवाह कर, इसको इसने प्रतिबंध कर दिया, इससे टैक्स को समाप्त कर दिया।
संस्कृति और कला के चित्र के दृष्टिकोण से अगर हम पाते हैं कि इसने अपने काल में कई साहित्यकारों को प्रश्रय दे रखा था, कई विद्वानों को प्रश्रय दे रखा था। इसने कुल 8 विद्वानों का, जो प्रकांड विद्वान थे, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए थे, उनको अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज यानी कि वो अब जो अपने अपने क्षेत्र में महान थे, उनको उसने प्रेशर दे रखा था। ये की दरबार उनसे सुशोभित था। और इनमें एक महत्वपूर्ण नाम जो आज भी हम देखते हैं और आज भी उनके बारे में सुनते पढ़ते हैं, वे थे तेनाली रामकृष्ण, जिसे कौमल्यम तेनाली रामा के नाम से जानते थे। वह कृष्णदेव राय का एक मित्र के रूप में व्यवहार करता था और राजा के साथ साथ वह मधुर संवादों, हंसी मजाक के संवादों का भी कार्य करता था, और जो से आज भी हम पढ़ते हैं। राजा कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। उसने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। एक का नाम था अमुक्त माल्यदा, या अमुक्त मालकम। इसे अमुक्त मालदा या अमुक्त मालकम के नाम से जाना जाता है। यह तेलुगु भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। क्यों? इससे पता लगता है कि तेलुगु का वो काफ़ी अच्छे जानकारी रखता था, साहित्य की अच्छी जानकारी था। और यह पुस्तक राजनीति पर लिखी हुई है, तो इसके राजनीति के प्रति अभिरुचि की जानकारी मिलती है। यह उसे विद्वान के रूप में भी सिद्ध करता है। इसकी दूसरी रचना है जाम्बवती कल्याणम। यह भाषा, जिसकी भाषा जो थी वह संस्कृत थी, यानी कि कृष्णदेव राय तेलुगु के साथ साथ संस्कृत का भी विद्वान था। यह इसकी 2 रचनाओं से सिद्ध होता है। वह एक साहित्यकार ही नहीं, एक निर्माता भी था। उसने नागलपुर नामक एक नवीन नगर की स्थापना किया था और वहां अपने राज्य में, इस नगर में उसने कई भव्य भव्य भवनों का निर्माण कराया, मंदिरों का भी निर्माण करवाया। विट्ठल स्वामी का मंदिर, विट्ठल टेम्पल नामक एक मंदिर, जो विष्णु का एक मंदिर है, उसका भी उसने निर्माण करवाया था। और इसके दरबार में पुर्तगाली यात्री, विदेशी यात्री भी आए थे और इसके जब आए थे तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। डोमिंगो पायस और जो इसके दरबार में आया था, वह इसकी काफी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और वह उसने अल्बुकर्क को दिए गए भट्टल के किले के निर्माण के लिए भी राजा की काफी तारीफ करता है। साउंड्स वेरी हाई अबाउट द राजा कृष्णदेव राय एंड हिज एम्पायर। उसके काल में नृत्य, संगीत जैसे कला का भी काफी विकास हुआ, इसे काफी प्रोत्साहन दिया गया। चित्रकला का भी प्रोत्साहन दिया गया और मूर्ति कला का भी उसके काल में विकास हुआ। कृष्णदेव राय के पश्चात उसके भाई गद्दी पर बैठा और वह भाई अच्युत देवराज था। इसका वास्तविक नाम अच्युत देव राय जो था, वह वास्तव में कृष्णदेव राय का चचेरा भाई था, जो 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय के मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा और 1529 से 42 ईस्वी तक शासन किया।
लेकिन कोई विशेष महत्व का काल नहीं माना जाता है। उसकी मृत्यु 42 में अच्युत देव राय की मृत्यु के पश्चात वेंकट गद्दी पर बैठे और वो 1542 में वेंकट ने मात्र 6 महीने तक ही शासन किया था कि उसके राजमुकुट उसके भतीजे सदाशिव राव को प्राप्त हो गया। सदाशिव राव 1542 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके काल में एक उसका मंत्री राम राय काफी प्रभावशाली हो गया और उसने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। हम उसके काल में बीजापुर पर आक्रमण करने हेतु एक संघ बनाया गया। इस संघ में अहमदनगर को और गोलकुंडा को मिलाया गया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इस संघ के परिवर्तन लाया गया और 1558 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर एक हो गए और अब जो अहमदनगर जो उनके साथ में था उसी के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया। लेकिन यह एक गलत निर्णय था और एक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ टेक्कलकोट्टा या बैटल ऑफ बन्नीहट्टी बैटल ऑफ टेक्कलकोट्टा और बैटल ऑफ बन्नीहट्टी और या इसे राक्षस टंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसमें इनकी बुरी तरह हार हुई और एक तरह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन पूरी तरह तो नहीं हुआ था, लेकिन लगभग पतन सा होगा। विजयी सुल्तानों का संघ जो था कुछ दिनों के बाद वो टूट गया। तो अब ऐसे परिस्थिति में राम राय का भाई सदाशिव राय ने गद्दी को संभाला, लेकिन उसे तिरुमल ने हटा करके एक नए वंश की स्थापना की जो अरिविदु नाम के वंश के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र के राज्य थे। सदाशिव राव को हटाकर जब ये गद्दी पर बैठा तिरुमल ने, तो तिरुमल ने जिस वंश की स्थापना की वो अरिविदु वंश के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद रंग द्वितीय, वेंकट और रंग तृतीय नामक राजाओं का जिक्र मिलता है, जो टिमटिमाते हुए रोशनी की तरह थे। और जब 1612 ईस्वी के आसपास हम पाते हैं कि यह राज्य पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका था और काल के काल में समाप्त हो चुका था। अब हम थोड़ा देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। कृष्णदेव राय की पुस्तक मुक्त मालगम से हमें इसके प्रशासन और राजनीति पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। इससे पता लगता है कि राजा एक आदर्शवान व्यक्ति था। राजा कृष्णदेव राय विशेष रूप से उसने जनता पर करों का बोझ न डालते हुए जनता को लो टैक्स यानी जनता के टैक्स करों को कम करके उन्हें राहत प्रदान किया। इसके काल में विशेष रूप से कृष्णदेव राय की हम बात कर रहे हैं, समानता की बात की गई, सभी को समान माना गया और न्याय पर बल दिया गया। इम्पेटस ऑन जस्टिस वाज गिवन। किंग यानी राजा निरंकुश होता था, लेकिन वो बेनेवोलेंट निरंकुश था। दयालु राजा हुआ करता था। राजा का पद अनुवांशिक होता था, लेकिन कभी कभी सामंत पावरफुल होकर के राजा के पद को स्वयं अपने हाथों में ले लेते थे या राजा को कठपुतली बना लेते थे। इसके काल में एक मंत्रियों का समूह होता था जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया है। फिर शासन 2 भागों में बटा हुआ था, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं, एक तो असैनिक और दूसरा सैनिक। सैनिक का प्रधान सेनापति होता था, लेकिन राजा ही सर्वोच्च सेनापति माना गया है।
इसके काल के कुछ हमें पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है और कुछ राजनीतिक स्थितियों का पता लगता है कि राज्य कई भागों में बटा हुआ था और वो भाग प्रोविंस यानी प्रांत के रूप में होते थे और उसके उन्हें नायक कहा जाता था जो हमेशा राज परिवार के लोग ही होते थे। इसके अलावा निगम की भी चर्चा मिलती है, सभा नायक की भी चर्चा मिलती है जो सभा का प्रमुख होता था यानी काउंसिल का भी प्रमुख होता था या उसके मंत्रिमंडल का भी प्रमुख होता था, जी सभा नायक की संज्ञा दी जाती थी। प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो होते थे वो नायक, जैसा कि अभी ने बताया कि वो राज परिवार से ही लोग भी थे। सेनानायक, मुख्य न्यायाधीश, पुरोहित, खजांची, ट्रेजरर और इस तरह से मुद्राकर्ता जो कि धातु की जांच करके या ट्रेजरर के मदद करने के लिए होता था। इस अधिकारी का नाम सुनते हैं। राष्ट्र यानी पूरा राज्य मंडलों में बटा होता था जो 3 तरह के होते थे। एक प्रोविंशियल रूलर्स के द्वारा होता था और दूसरा ऐसे प्रांत थे जो कि टैक्स देते थे, एनुअल टैक्स देते थे, और तीसरा जो था पालीगर्स होता था। वो आर्मी के एक तरह से कमांडर होते थे लेकिन वो अपने क्षेत्र के हेड होते थे और राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रोविंशियल रूलर्स को नियमित रूप से वार्षिक रूप से टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह मंडल, नाडु, स्थल ये 3 भाग होते थे राज्य के। एक बार फिर से राष्ट्र मंडलों में बटा था, मंडल नाडु यानी कि जिलों में बटा था और जिले जो अनुमंडल होते थे उसमें उसे हम स्थल कहा गया है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही सुलझा हुआ था, जन कल्याणकारी था। सिविल और मिलिट्री दोनों के क्षेत्र अलग अलग बसे हुए थे लेकिन राजा दोनों का हेड होता था। राजा ने उनको टैक्स लगाने की और टैक्स हटाने दोनों की छूट दे रखी थी लेकिन एक सीमा के अंदर ही वो टैक्स लगा सकते थे। तो और उनको दंड देने के साथ साथ उन्हें यह भी दिया गया था हिदायत कि दंड की ये प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके द्वारा ही दंड होना चाहिए और दंड बड़ा ही रीजनेबल होता था। लगान की दर 1/3 होती थी और लगान वसूल करने के लिए एक अलग अधिकारी होते थे और ग्रामीण